इनक्यूबेटर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश रणवा आपके बीच कर्ण जीके की कड़ी को लेकर पेश हुआ हूँ। लीजिए प्रस्तुत है आज की इस श्रृंखला के कुछ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, द गार्डन ऑफ जॉय कहाँ बनाया जाएगा? कोटा, जयपुर, करौली या हनुमानगढ़? तो आपका उत्तर है कोटा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 13 सितंबर 2023 को कोटा में ऑक्सीजन सिटी पार्क गार्डन ऑफ जॉय यानी खुशी के लिए एक गार्डन जिसमें ऑक्सीजन से फ्रेंडली होगा, पर्यावरण फ्रेंडली होगा, ऐसा बनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ लोकार्पण 13 सितंबर 2023 को कर दिया गया। 120 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्क 30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला होगा। इसका 85% भाग हरियाली से लेस होगा। ज्ञातव्य रहे कि इसमें 101.25 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी और जिसके किनारों पर जॉगिंग पार्क होगा, यानी पूर्ण रूप से प्राकृतिक आभा लिए हुई ये जो द गार्डन ऑफ जॉय होगा। यहाँ गन मेटल से बनी हुई 15 मीटर ऊंची ट्री मैन की मूर्ति प्रतिमा सेव द अर्थ को संदर्भित करते हुए प्रतिमा बनेगी और नॉलेज इज फ्रीडम इसको संदर्भित करते हुए यह एक नए क्लेवर लिए हुए होगा। निश्चित रूप से कोटा वासियों के लिए एक अच्छी पहल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ कहां से हुआ? गुलाबपुरा, भिनाई, शाहपुरा या ओसिया? तो आपका उत्तर है गुलाबपुरा। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में राजस्थान की एक महत्वपूर्ण योजना जो पशुधन सुरक्षा के लिए है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। 6 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दो दुधारू पशु, चाहे वह गाय हो या भैंस हो, दोनों में से कोई एक कोई सी श्रेणी हो सकती है, अधिकतम 40,000 रुपए का पशु बीमा किया जाएगा। इससे अनुमान है कि 20 लाख जो पशुपालक है वो लाभान्वित होंगे। ज्ञातव्य रहे कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना बजट सत्र 2023-24 की एक महत्वपूर्ण घोषणा थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थारू सारस इंडिकस क्या है? सारस की एक प्रजाति, थार क्षेत्र में उगने वाली एक वनस्पति, डायनासोर की प्रजाति या एक हिरण की प्रजाति? तो आपका उत्तर है डायनासोर की प्रजाति। ज्ञातव्य रहे कि राजस्थान के सुदूर पश्चिमी जिले जैसलमेर में आकलवुड फॉसिल पार्क है, जिसमें यह डायनासोर की प्रजाति मिली है। इसके संदर्भ में आंकड़ों की बात करें तो IIT रुड़की और भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग GSI के वैज्ञानिकों के द्वारा एक लंबी गर्दन वाले डायनासोर का सबसे पुराना जीवाश्म राजस्थान के जैसलमेर के आकलवुड फॉसिल पार्क में यानी सम क्षेत्र में मिला है। इसको वैज्ञानिकों के द्वारा वैज्ञानिक नाम थारू सारस इंडिकस के नाम से दिया गया है। इसकी अनुमानित उम्र है वह 167 मिलियन वर्ष पुरानी बताई जा रही है। निश्चित रूप से यह पश्चिमी राजस्थान में पुराने समय में डायनासोर और जो मछलियों के अवशेष पाए जाना, यहाँ टेरिसाइकर के अवशेष को संदर्भित करता है और भी अधिक अनुसंधान शोध के लिए एक काम करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 1 जुलाई, 23 अगस्त, 21 जून या 28 फरवरी। आपका उत्तर है 23 अगस्त। ज्ञातव्य रहे कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई और दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा जो अंतरिक्ष यान भेजने वाला या सफल लैंडिंग करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश रहा। और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। ज्ञातव्य रहे कि चंद्रयान 3 है, उसका विक्रम नामक लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को उतरा और जिस बिंदु पर यह उतरा उस बिंदु को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला भारत कौन सा देश है?
आर्टेमिस समझौता यूएसए और विदेशी विभाग यूएसए के विदेशी विभाग नासा एजेंसी के द्वारा यह एक समझौता है जिसमें अंतरिक्ष अभियानों को लेकर एक समझौता है। तो आर्टेमिस समझौता एक दुनिया के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता है जिसके लिए भारत हाल ही में शामिल हुआ है। तो इस समझौते में शामिल होने वाला भारत कौन सा देश है? 20वां, 8वां, 27वां या 11वां? तो आपका उत्तर होगा 27वां देश है। हम बात करते हैं 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग और उनकी विदेश जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा और 7 अन्य संस्थापक सदस्यों के सहयोग से एक अंतरिक्ष अभियान को अंतिम रूप दिया गया और ऐसा समझौता तय किया गया जिसको आर्टेमिस समझौता कहा गया। इसके तहत अंतरिक्ष में नागरिक अन्वेषण के लिए को नियंत्रित करने के लिए और अंतरिक्ष का नागरिक अन्वेषण को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए उपयोग में किए जाने के संदर्भ में किया गया। ज्ञातव्य रहे कि आर्टेमिस समझौता चंद्रमा, मंगल ग्रह, धूमकेतु और शुक्र ग्रह के साथ में बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग करने के लिए एक समझौता होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्री पहुंच पाएंगे। आगे बात करते हैं कि नासा और इसरो के द्वारा हाल ही में ह्यूस्टन टेक्सास में जॉनसन स्पेस सेंटर जो बना हुआ है उसमें भारतीय नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और तत्पश्चात जब प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाए उसके पश्चात 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल साउथ से क्या अभिप्राय है? ग्लोबल साउथ एक दक्षिणी गोलार्ध के पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया है, जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वैसे दक्षिणी गोलार्ध के देशों का समूह है जो विषुवत रेखा के नीचे की तरफ है, या दक्षिणी ध्रुव का एक हिस्सा है जिसको अन्य भाषा में ग्लोबल साउथ के रूप में माना गया है, या दक्षिणी गोलार्ध का एक आतंकवादी संगठन है, यानी दक्षिण गोलार्ध के जैसे अफ्रीकी देश है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, या जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं, या ऐसे कोई समूह होगा जिनका आतंकवादी संगठन भी हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध के देशों का समूह है। ग्लोबल साउथ मूल रूप से जो दक्षिण के देशों का, जिसमें अविकसित और विकासशील देशों का एक समूह है जो 1991 के अंदर जो संयुक्त राज्य यूएसएसआर का विघटन हुआ, उससे पहले जो शीत युद्ध हुआ था जिसमें दुनिया 2 समूहों में बट गई थी, जिसमें एक समूह है यूएसए और दूसरा समूह है यूएसएसआर था। तो उनके विरुद्ध जाते हुए तटस्थता की नीति को अपनाते हुए दुनिया के अविकसित देश और विकासशील देशों ने दोनों में से किसी भी समूह में शामिल न होते हुए अपने विकास कार्यक्रम जो अमलीजामा पहनाने के लिए ये प्रारूप लाया गया। ज्ञातव्य रहे इसके इफेक्ट की ओर बात करते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद में जो अपना ग्लोबल साउथ है उसकी अवधारणा को मौका मिला, जब यूक्रेन युद्ध के बाद में नाटो नाम का जो यूएसए के द्वारा समर्थित एक संगठन है के विरोध में ग्लोबल साउथ फिर से सक्रिय हुआ। ज्ञातव्य रहे कि 1969 में एक राजनीतिज्ञ कॉर्ल ओग्लेस्बी के द्वारा यह नाम दिया गया, जबकि 1952 में अल्फ्रेड सावी ने इसे तीसरी दुनिया कहा, जबकि 1969 में कॉर्ल ओग्लेस्बी नामक राजनीतिज्ञ द्वारा इसको ग्लोबल साउथ नाम दिया गया। और 1991 के जो यूएसएसआर के विघटन के बाद में दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं जिसमें अफ्रीका भी आता है, एशिया आता है, लैटिन अमेरिका के विकासशील और विकसित देश आपस में समझौता करते हुए इसमें सम्मिलित हुए और उसके बाद में उनके विकास की अवधारणा जिसमें तकनीकी का हस्तांतरण हो, चाहे ऊर्जा का हस्तांतरण हो, या एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए सहयोग करने की बात हो, ये सब कुछ उसमें हुआ। तो ग्लोबल साउथ एक निश्चित रूप से नाटो और जैसे वैश्विक शांति के लिए एक अच्छी पहल है। हम बात करते हैं राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब बनी? 1 मई 2023, 16 सितंबर 2023, 18 जून 2023 या 5 जून 2023? तो आपका उत्तर है 16 सितंबर 2023। ज्ञातव्य रहे
कि 16 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का अनुमोदन किया गया। ग्रीन एनर्जी की उत्पादक कंपनियां को सब्सिडी दी जाएगी और इस क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को और अधिक रोजगार सृजन के अवसर मिल सकेंगे। इसका लक्ष्य है 2030 तक राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2022 जो नेशनल स्तर पर बनी हुई है, उसका लक्ष्य है 50 लाख टन जो हाइड्रोजन की क्षमता का विकास करना। और इसमें राजस्थान का लक्ष्य यदि बात करें तो राजस्थान की मांग 2.5 लाख टन है, जबकि देश की जो है वो 60 लाख टन है। इस मांग को पूरा करना है। साथ ही 500 KTPA अक्षय ऊर्जा प्लांट की स्थापना करना, जो कि अगले 10 वर्षों तक प्रसारण वितरण शुल्क में 50% कटौती छूट हो, यानी ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में सरकारी सहायता और अधिक दी जाएगी। इसके साथ ही परिशोधित और खारा पानी से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भूमि आवंटन को प्राथमिकता देना और अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए 30% लागत का 30% या 5 करोड़ रुपए तक की अनुदान देना या सब्सिडी देना है। निश्चित रूप से जो खारा पानी है उसके जो इलेक्ट्रॉनिक जो विघटन से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है जिसका उपयोग ऊर्जा के संदर्भ में किया जाएगा। इसमें खारा पानी शोधन भी हो रहा है और ऊर्जा का उत्पादन भी हो रहा है। ऐसी एक नीति रहेगी। आगे बात करते हैं, राजस्थान का 5वां रोपवे किस जिले में बना है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या फिर जयपुर। 5वां रोपवे राजस्थान के जयपुर जिले में खोले जी के हनुमान मंदिर में यह रोपवे लगाया गया है। ज्ञातव्य रहे कि 28 सितंबर 2023 को जयपुर के खोले के हनुमान मंदिर में राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के द्वारा इस रोपवे का लोकार्पण किया गया। यह राज्य का 5वां रोपवे है। ज्ञातव्य रहे कि हम इस संदर्भ में बात कर ले कि कौन कौन से 4 और अन्य है। पहला है सुंदा माता रोपवे, जो जालोर जिले के भीनमाल में सुंदा माता मंदिर परिसर में जो एक पहाड़ी पर है, सुगंधा की पहाड़ी पर, वहां 800 मीटर लंबा 2006 में स्थापित एक रोपवे है, जो राज्य का प्रथम रोपवे है। वहीं बात करते हैं दूसरा रोपवे जो उदयपुर जिले में मनसा करणी माता रोपवे है, जो 2008 में स्थापित किया गया। इसकी लंबाई 387 मीटर है। ये राज्य का दूसरा है। जब सावित्री माता रोपवे अजमेर जिले के पुष्कर में, जो कि एक हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल है, वहां है। यहाँ सावित्री माता का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ 700 मीटर लंबा एक रोपवे बन चुका है। वहीं जयपुर ग्रामीण जिले के चौमू उपखंड में जो सामोद वीर हनुमान मंदिर है, सामोद में, वहां भी एक रोपवे बना है जो 400 मीटर लंबा है। आगे बात करते हैं, राजस्थान के कितने भूजल ब्लॉक अतिदोहित श्रेणी में यानी डार्क जोन श्रेणी में सम्मिलित है? तो क्या बात करते हैं कि राजस्थान में कितने जो वाटर ब्लॉक्स है वो डार्क श्रेणी में है? 219, 302, 89 या 206। तो आपका उत्तर है 219। ज्ञातव्य है राजस्थान में कुल 302 ब्लॉक है, उनमें से 219 ब्लॉक हैं वो अतिदोहित श्रेणी में है। राजस्थान के कुल 302 वाटर ब्लॉक्स है, भूजल ब्लॉक्स है, जिसमें से 219 अतिदोहित श्रेणी यानी डार्क श्रेणी में है। वहीं 12 ब्लॉक्स है वो क्रिटिकल है, संवेदनशील है, जबकि 20 ब्लॉक है वो सेमी क्रिटिकल श्रेणी में है। महज 38 ब्लॉक ऐसे हैं जो सुरक्षित कहे जा सकते हैं। राज्य में 89 ब्लॉक है जिनका भूजल खारापन लिए हुए है, उसमें क्लोराइड और साल्ट मिले हुए हैं। और इन 89 ब्लॉक्स में जो खारापन लिए हुए है, उनमें से सर्वाधिक खारापन लिए हुए ब्लॉक है वो बाड़मेर में है। ऐसे ब्लॉकों की संख्या 16 है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, भारत का समुद्रयान मिशन का क्या नाम है? मत्स्य 2026, समुद्रयान 2026 या मत्स्य 6000, समुद्रयान 6000। तो आपका उत्तर है मत्स्य 6000। समुद्र के संसाधनों और जैव विविधता के अध्ययन के लिए यह मत्स्य 6000 अभियान होगा। इसके लिए
मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी बनाई जाएगी, जो कि चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी नामक संस्थान के द्वारा एक पनडुब्बी बनाई जाएगी, जिसका नाम मत्स्य 6000 है। और इस पनडुब्बी की सहायता से 2026 से यह लॉन्च किया जाएगा, जिसमें समुद्र के गहरे तल में जाकर जैव विविधता को चला जा सके, साथ ही समुद्र में जो संसाधन है, विशेष रूप से निकेल और कोबाल्ट जैसी दुर्लभ धातुओं का अध्ययन करने में सहायता मिलेगी। साथ में डीप ओशियन मिशन जो पूर्व से चल रहा है, उसको भी एक रफ्तार मिलेगी, गति मिलेगी। और ब्लू इकोनॉमी मिशन के तहत, जिसमें मत्स्य से लेकर विविधता लिए हुए एक ब्लू इकोनॉमी मिशन है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करते रहेंगे। ऐसे करके निश्चित रूप से आज की जो छोटी सी कार्यशाला में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये 10-10 करते हुए 10-10 5-5 क्वेश्चन ट्यूशन करते करते हम जो करंट इश्यू है, वर्तमान मुद्दे हैं, उनकी ओर लगातार बढ़ते रहेंगे। आपके बीच में परीक्षा के लिहाजे महत्वपूर्ण जो कंटेंट है उसको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।